हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। आज हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के केस स्टडीज़ जो चैप्टर नंबर 1 से है। कल वाली वीडियो में आपने 1 से 12 तक देखे होंगे। आज हम उससे आगे वाले जो है जो आपके पास केस स्टडीज़ आ सकती हैं आपके एग्ज़ाम में, हम उसे रीडअप करेंगे और आपको ये भी बताऊंगी कि हमने कैसे करना है, जैसे हमने कल वाली वीडियो में किया था। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आगे वाले हम कंटिन्यू करते हैं। निष्ठा इज़ द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी। कंपनी एक सेलिंग जो लैपटॉप कर रही है, सेल्स कर रही है लैपटॉप्स की, वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर है निष्ठा। तो उसने ये प्लान किया है कि वो 2000 लैपटॉप्स को एक मंथ में सेल करेगी और उसे जितने भी रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग चाहिए थे, प्लान के अकॉर्डिंग उसने एलोकेट किए वहाँ पे। टोटल 6 उसके पास जो है सेलमैन थे जो उनके लिए काम कर रहे थे एंड उसने जो है वर्क करना शुरू किया उनके साथ और उसने ये गाइड किया, उन्हें मोटिवेट किया काम के लिए, टारगेट उसे अचीव करने, जितने भी टारगेट जितनी भी सेल्स की टारगेट उसने फिक्स की थी उस हिसाब से उसने अचीव करने के लिए बोला। और उसने एंड में मंथ में देखा कि अगर कंपेयर किया जितने उसने एक्चुअल सेल की थी टारगेट के हिसाब से, जितनी उसने सेलेक्ट की थी, अगर देखा जाए तो एक्चुअल सेल जो है वो ज़्यादा होगी टारगेट से। तो उसने इफ़िशेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज़ को क्या किया, मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड दिया। तो क्वेश्चन उसमें क्या पूछे गए हैं, हाउ डज निष्ठा प्रूव द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। किस तरह से उसने इम्प्रूव किया मैनेजमेंट में, मतलब क्या इंपॉर्टेंस उसने दिखाई है, एक्सप्लेन करना है। एंड ऑल्सो स्टेट एनी 2 वैल्यूज़, उसमें कौन सी 2 वैल्यू अप्लाई की हैं एंड विच शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, जो उसने अपने सोसाइटी में बताई हैं। पहली चीज़, मार्केटिंग मैनेजर निष्ठा हेल्प्स इन, पहले उसने ग्रुप गोल को अचीव किया क्योंकि उसने एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड की इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ अपने सबॉर्डिनेट्स को, और जिसमें उसने टारगेट रखा हुआ था 2000 लैपटॉप को सेल करना है 1 मंथ में, तो उसने अपने ग्रुप गोल को अचीव किया। सेकंड क्या था, इंक्रीजिंग इफ़िशेंसी, उसने एम्प्लॉयज़ की इफ़िशेंसी को भी इंक्रीज़ किया उन्हें रिवॉर्ड देने के साथ। एक उन्होंने कौन कौन से अभी काम परफॉर्म किए हैं, शी परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, उसने अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया। जैसे उसने पहले टारगेट को प्लान किया 2000 लैपटॉप एक मंथ में सेल करना, वो उसकी प्लानिंग हो गई। अब उसने सारे नेसेसरी रिसोर्सेज को एलोकेट किया जितने उसको प्लान के लिए चाहिए थे, तो वो हो गई ऑर्गेनाइजिंग। अब उसने जो है अपने काम को चलाने के लिए गाइड किया, मोटिवेट किया, ताकि वो अपने टारगेट सेल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। तो दैट इज़ उसने जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड की, राइट। तो अभी ये भी था एक पॉइंट, आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि उसने 6 सेल्समैन को भी अपॉइंट किया, तो वो उसने स्टाफिंग की उसके लिए, राइट। उसके बाद आ गया उसके पास मंथ के एंड में जब उसने एक्चुअल के साथ टारगेट वाली सेल को कंपेयर किया तो उसने ये फाइंड किया कि वो ज़्यादा है, जितने उसने सोचे थे उससे ज़्यादा है उसकी सेल्स। तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया, कंट्रोलिंग का। अब कौन सी उसने वैल्यूज़ को अप्लाई किया, पहली कि उसने एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ली, सेकंड उसने लॉयल्टी दिखाई, थर्ड उसमें बिलोंगिंगनेस थी, तो ये उसकी वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज हुई। नेक्स्ट, सूरज वर्क्स एज अ सेल मैन, एक सेल मैन की तरह काम कर रहा है सूरज एक कंपनी में जो कि पेट एसेसरीज या फिर फूड को सेल करता है। ही हैज़ बीन गिवन अ टारगेट ऑफ सेलिंग 1200 यूनिट्स ऑफ फूड पैकेट्स इन द मंथ बाय ऑफरिंग अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर। तो उसने एक टारगेट किया कि अगर 1200 यूनिट्स जो है फूड पैकेट्स के एक मंथ में सेल हो गए तो उसने मैक्सिमम जो है डिस्काउंट 10% देना है कस्टमर्स को। और इन ऑर्डर टू मीट दिस मंथ सेल्स टारगेट, अगर इस मंथ में टारगेट जो है वो हो गया, सो ऑन द लास्ट 2 डेज, जो मंथ के लास्ट 2 डेज होंगे उसमें कस्टमर को 15% डिस्काउंट दिया जाएगा। इन द कंटेस्ट ऑफ अबव केस में इज सूरज इफेक्टिव इन हिज वर्क, क्या वो अपने केस में अपने काम में इफेक्टिव है। एक्सप्लेन बाय गिविंग अ सूटेबल रीजन, अपने सूटेबल रीजन के साथ आपने बताना है। यस,
सूरज इज़ इफेक्टिव इन हिज वर्क, वो अपने काम में बिल्कुल सही है, इफेक्टिव है। एज ही हैज़ बीन एबल टू मीट हिज मंथली सेल, जिसके साथ उसकी मंथली सेल जो है बढ़ सकती हैं और वो अपने टारगेट को अचीव भी कर सकता है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पेट्स के लिए है, राइट। आगे है सुजाता वर्क्स एज अ डिज़ाइनर इन एक्सपोर्ट हाउस। सुजाता एक डिज़ाइनर की तरह डिज़ाइनर का काम करिए एक्सपोर्ट हाउस में, एज पर द टर्म्स, उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, ऑफ एन ऑर्डर जो उसने रिसीव किया है एक्सपोर्ट हाउस से। शी हैज़ टू गेट 100 यूनिट्स ऑफ डेनिम एंड पैड जैकेट्स, उसने डेनिम एंड जैकेट्स के 100 यूनिट्स का जो है वो ऑफ़र जो है, या ये बोल सकते हैं उसने ये गेट की हैं मेड इन, वो 15 दिनों में बना के एक जैकेट का 2000 इसने देनी है। ये बोल सकते हो कि उसने एक ऑर्डर मिला है एक्सपोर्ट हाउस से, वो क्या है कि उसने 100 यूनिट जो हैं जैकेट्स के बना के देने हैं। एक जैकेट के उसे 2000 रुपये मिलेंगे और 15 दिनों में उसने बना के देनी है। शी इज़ एबल टू कंप्लीट हर टारगेट प्रोडक्शन इन 20 डेज, वो उस काम को करने के लिए 20 दिनों में वो कर सकती है। बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट आइटम, इन आइटम को कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर को इन 15 डेज, वो 15 डेज में उसे कंप्लीट करने के लिए कर सकती है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि वो उसे 20 दिन कम से कम लगेंगे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बट she would have made the workers work over production in 20 day ओवर टाइम, लेकिन उसने क्या बोला कि वो 15 दिन में ये टारगेट पूरा कर देगी अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम लगवा लेगी तो। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर जैकेट की है वो 100 रुपये के हिसाब से इंक्रीज कर देगी। अब क्या इसका मीनिंग निकला, उसने ये बोला कि अगर मैं 20 दिन में मेरे ये सारा काम पूरा होगा, लेकिन मैं 15 दिन में ये काम कर दूंगी अगर मैं अपने वर्कर से ओवर टाइम लगवाऊंगी, तो उसके कारण क्या होएगा, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है एक जैकेट की वो 100 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगी। इज सुजाता इफ़िशेंट इन हर वर्क, क्या वो इस केस में इफ़िशेंट है अपने काम में, एक्सप्लेन करना है सुटेबल रीज़न के साथ। Yes, Sujata is efficient in her work as he has been able to get 1000 units of denim jackets made 2000 पर जैकेट, क्योंकि वो एक जैकेट के हिसाब से अगर ले रही है उस हिसाब से वो अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स, ये दोनों गुड फ्रेंड्स हैं। कंसिडरिंग द कास्ट दैट the activities involved in managing and enterprise are common to all organizations। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अब आगे। तो यहाँ पे 16th क्वेश्चन आपके पास है, आपको पता होगा 12 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर लिए हैं कल। सो आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वाले। सो देयर इज़ अ 16th क्वेश्चन, जो अंजू एंड मंजू दो गुड फ्रेंड्स हैं और उन्होंने कंसिडर किया द कास्ट दैट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड इंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एक्टिविटीज़ को कास्ट किया जाएगा इन मैनेजिंग में जो इंटरप्राइज है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगी, कॉमन होंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट में अपनी मास्टर करने के बाद, बोथ ऑफ देम टेक अप अ जॉब एट अ मैनेजरियल लेवल, दोनों ने अपनी मैनेजरियल लेवल के ऊपर जॉब ली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज देयर इंडिविजुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ जहाँ पे उसे इंटरेस्ट था वहाँ पे। अंजू टेल्स अ मार्केटिंग जॉब यहाँ पे टेक होएगा कि अंजू ने जो है वो मार्केटिंग जॉब वहाँ पे ले ली रिटेल कंपनी में, और स्ट्रीट टू इंक्रीज सेल्स, और वो सेल्स इंक्रीज करने लगी। वेयर मंजू ने ज्वाइन किया एक एनजीओ जो कि एक डेलीगेंट्री था, रिलीज इट्स ऑब्जेक्टिव सो रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी स्पेशल एबल्ड पर्सनस को। एंड बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, दोनों के अपने अपने फंक्शन थे लेकिन एक सीरीज एक कॉन्टिन्यूटी के साथ ही दोनों ने करने थे अपने अपने। ऑन सम डेज, कुछ दिनों में अंजू
अंजू मे स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग अ फ्यूचर डिस्प्ले लेआउट। जो अंजू है उसने बहुत टाइम लिया प्लान करने में फ्यूचर डिस्प्ले आउट के लिए। दूसरे दिन जो है शी में स्पेंड टाइम इन सॉर्टिंग आउट, उसने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में एक दिन और लगा दिया। जब दूसरे दिन उसने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। एंड बोथ अंजू एंड मंजू मेक कंसाइन एफर्ट टू बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट। उन्होंने दोनों ने टीम वर्क के लिए, टीम स्पिरिट के लिए काम उनके अंदर बिल्डअप की फीलिंग और कोऑर्डिनेशन अमंग डिवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। जो जो उन्हें डिफरेंट नीड्स की ज़रूरत थी उनके साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया। हु वर्क्स अंडर दैम, जिनके अंडर वो काम करते थे। द इफ़ेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट के इफ़ेक्ट के लिए उन्होंने ये नोटिस किया, जहाँ नोटिसबल ये आया कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो है एज द टारगेट आर मीट अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि वो प्लान के अकॉर्डिंग एक टारगेट बनाते हैं। एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं। देयर इज़ ऑर्डरलीनेस इन इट्स फंक्शनिंग रैदर देन कॉजेज, उन मतलब प्रॉब्लम से अलावा वो सॉर्ट आउट हो गई, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड आपने ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि फीचर बताने हैं मैनेजमेंट में कि अबव लाइंस में क्या क्या बोला गया है। पहले, मैनेजमेंट ऑल इज ऑल प्रिवेसिव, वो हर जगह पे अप्लाई होती है, प्रिवेसिव है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, राइट। हमें गोल अचीव करना पड़ेगा। आगे कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक फंक्शन परफॉर्म कर दिया तो दूसरा नहीं करेंगे। थर्ड, ये सभी काम एक साथ मिलकर करने वाले हैं तो ग्रुप एक्टिविटी है। आगे, मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन इसके ऊपर सिर्फ काम कर सकते हैं, तो इसलिए ये इनटेंजिबल है। 17th, रियल अलायंस लिमिटेड इज अ वेल नोन सीमेंट कंपनी इन इंडिया। इंडिया में रियल अलायंस एक वेल नोन सीमेंट कंपनी है। इट इज़ एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। वो उसमें कैपेबिलिटी एबिलिटी है कि वो एडिक्वेट रेवेन्यू उतना अर्न कर सकती है ताकि वो अपनी सीमेंट को बनाने में जितनी वो कॉस्ट जो है वो बेयर करती है। एंड इट्स कैपिटल बेस, अगर कैपिटल बेस देखें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखें, प्रोडक्शन टर्नओवर देखें, वो इंक्रीज़ हो रही है मैनीफोल्ड ओवर द ईयर्स, बहुत सारे सालों से वो मैनीफोल्ड की जा रही है। जो रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस का वो भी क्रेडिबल है। तो जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के वो खुश हैं, सेटिस्फाई हैं अपनी रेवेन्यू से, मतलब सैलरी से, वर्किंग कंडीशन से, प्रमोशन प्रोसेस से, सभी से। एज अ पार्ट ऑफ इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन, वो एक मॉरल है उनके लिए। सो कंपनी हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव, कंपनी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें एक स्पेशल एबल्ड पर्सनस को, और उन्हें प्रमोट कर सकें उनकी लिटरेसी इन द विलेज एरियाज, ताकि विलेज वाले जो है पढ़ लिख पाएँ। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करने हैं वेरियस क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के इस कंपनी में जो के ऊपर फुलफिल किए जा रहे हैं कोटेशन लाइन के साथ। आगे क्या है, कोई 2 वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पे बतानी है जो कि कम्युनिकेट की जा रही हैं सोसाइटी के लिए। सो देयर इज़ अ वेरियस ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे किए जा रहे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उसमें सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट ये देखे जा रहे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव किया जा रहा है। थर्ड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज कौन सी 2 वैल्यूज़ जहाँ पे उन्होंने ली हैं। पहली सोशल वेलफेयर किए जा रही हैं, बच्चों की एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट भी की जा रही है। आगे 18th, ईशा वर्क एज अ कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट हेड ऑफ अ कंपनी। ईशा जो है वो कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट हेड है कंपनी में, एक पावर सेक्टर है। एज अ रिज़ल्ट जिसके कारण उनकी एज अ रिज़ल्ट ऑफ हर एक्सीलेंट, उसकी एक्सीलेंट मैनेजरियल कम्पीटनेस के कारण जो है द कंपनी इज़ एबल टू रिड्यूस, कंपनी जो है इस चीज़ के लिए एबल है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। कंपनी बिलोंग्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कंपनी किसके साथ बिलोंग कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ। वेयर इज़ रेगुलर अमेंडमेंट्स आर मेड इन गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसी, यहाँ पे वो रेगुलर अमेंडमेंट्स चेंजेस करती जाती है जिस तरह से गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं उनके हिसाब से।
सो शी होल्ड रेगुलर मीटिंग, वो मीटिंग्स भी करती है लोगों के साथ में। इन हर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट में। आर नॉट ओनली अवेयर ऑफ रिलेटेड चेंजेस बट आर ऑल्सो एबल टू अडॉप्ट दीज चेंजेस। मतलब ये है कि वो अवेयर है जो जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं, वो इसके साथ ये नहीं बोल सकते हैं कि वो अकेली वहाँ पे नॉट अवेयर, ये नहीं है। नॉट ओनली अवेयर मीन्स कि वो अकेली उस चीज़ के बारे में जागरूक नहीं है, बट ये भी है वो अडॉप्ट करने के लिए भी एबल है। एंड जिसके साथ जो है दिस हेल्प्स द कंपनी, जिसके साथ जो कंपनी जो है मेंटेन करती है कम्पीटेड एज, वो एक कंप्लीट कर सकती है, अपने compete कर सकती है अपने कंपटीशन को। तो शी मोटिवेट्स द लीड हर टीम, वो अपनी लीड टीम को लीड करने के लिए उन्हें मोटिवेट करती है, लीड भी करती है, इस ढंग से करती है जिसके साथ इंडिविजुअल मेंबर जो है वो एबल है अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए, और उन्हें कंट्रीब्यूट भी करती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, और इन अ प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग हर ड्यूटी, और वो इस ढंग से एक प्रोसेस में अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करती है जिसके साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। शी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, और जिसके साथ वो अपनी कॉम्पिटिटिव सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर पाए। अडॉप्ट करती है वो न्यू टेक्नोलॉजी को, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है फॉर ग्रेटर गुड ऑफ पीपल एट लार्ज, ताकि लंबे बड़े पैमाने पे वो लोगों के साथ जो है डील कर पाए। सो इस केस में हमने आइडेंटिफाई करना है एंड रीजंस बताने हैं मेड मैनेजमेंट सो इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमें वहाँ पे मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगे। पहली, मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशिएंसी एज इट लीड्स टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट ड्यू टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला ये है, मैनेजमेंट जो है वो इफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है। पहली चीज़, इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर रही है, ताकि चीज़ों को बनाने की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। और रिड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से पता चला, वो आपको लाइन नीचे आपको शो कर दी गई है कि ये रिजल्ट है उसकी एक एक्सीलेंट मैनेजरियल कंप्लीटनेस के कारण जो है कंपनी ने इस चीज़ के लिए कैपेबल है, एबल है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, मैनेजमेंट क्रिएट, इसने एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जिसमें वो इस चीज़ के साथ एबल है कि इनकॉर्पोरेट करे पर कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द वर्किंग विद एनी चेंज इन इट्स बिजनेस इन्वायरमेंट। तो वो इस ढंग से चेंज करे जिसमें जिस तरह से बिजनेस में चेंज आ रहे हैं, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, बाहर के जो भी चेंजेस है उसके साथ वो अपने मैनेजमेंट अपनी कंपनी में भी चेंज करे। या ये बोल सकते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो आस पास जो पूरी इकोनॉमी में जो चेंज आ रहे हैं उस हिसाब से वो अपनी कंपनी में चेंज कर रही है। तो ये भी एक तरह से काम है। तो किन लाइन से पता चल रहा है, कंपनी बिलोंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से, सेक्टर से, जहाँ पे वो रेगुलर क्या कर रही है, अमेंडमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन एंड पॉलिसी के हिसाब से मीटिंग करती है, अवेयर है हर चीज़ के जिसके साथ वो compete कर पाए, राइट। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी हेल्पफुल है एम्प्लॉयज़ की। तो इससे ये कौन सी लाइन से क्लियर हो रहा है कि वो मोटिवेट करती है, लीड करती है अपने टीम को, और उसने इस ढंग से करती है ताकि वो पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर पाएँ और कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि वो सोसाइटी की डेवलपमेंट कर पाए बाय कंट्रीब्यूट करे इफेक्टिवली मल्टीपल वेज में। ठीक है, तो ये कौन से वेज में हो रहा है हमारे पास, वो कैसी फुलफिल कर रही है अपनी ड्यूटी को जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, और वो हेल्प भी करती है कॉम्पिटिटिव सर्विसेज को, जो कॉम्पिटिटिव सर्विसेज हैं उनमें, और अडॉप्ट करती है न्यू टेक्नोलॉजी को, क्रिएट कर रही है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एट लार्ज, ताकि वो ज़्यादातर लोगों में लंबे मतलब अलग अलग वेज में क्या कर पाए, हेल्प कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए अपने आप को डेवलपमेंट के लिए, राइट। सो नाउ
goes towards the next is राम अर्जुना ज्वाइंस एन आई टी में उसने ज्वाइन किया फ्रॉम एज आ सिस्टम एनालिस्टिक आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर, अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद इन कंप्यूटर साइंस में। एंड एज अ नेचर ऑफ हिज वर्क, जिस तरह से उसके काम की डिमांड है, ही हैज़ टू वर्क इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन, बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, क्लोज नज़दीकी की कोऑर्डिनेशन है सभी डिपार्टमेंट के हेड के साथ फॉर्म के। सो वेरी सुन, जल्दी ही जो राम अर्जुन है उसने ये रियलाइज किया हर डिपार्टमेंट का हेड जो है उसकी अपना स्टाइल है काम का। दे डिफर ग्रेटली इन द देयर डे टू डे अप्रोच टू वर्क। उसने ये रियलाइज किया कि हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का, हर डिपार्टमेंट के हेड का एक अपना स्टाइल है काम करने का। तो उसने जो है डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच, वो अपने डे टू डे अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते रहते हैं, डिफर है। एंड दे टेंड टू डील विद द गिवन सिचुएशन, और वो हर रोज़ एक नई सिचुएशन में डील करते हैं, एक इशू में, एक प्रॉब्लम में, जिसके साथ वो अपने खुद के एक्सपीरियंस में कॉम्बिनेशन करते हैं, क्रिएटिविटी लेके आते हैं, एक नई चीज़ सीखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, इनिशिएटिव लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना है किस नेचर की मैनेजमेंट के यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और एक्सप्लेन करना है उसको। अबव केस में मैनेजमेंट उसे एज एन आर्ट की बात की गई है, मीन्स कि जिसमें ये सारी चीज़ें उसमें लेके आते हैं। ये भी एक कला है, क्रिएट करना, इमेजिनेशन करना, क्योंकि आर्ट में क्या है, जो हम इमेजिन करते हैं उसी को हम आर्ट में दिखाते हैं, राइट। ड्राइंग शीट में वही चीज़ हम दिखाते हैं। सो ये भी एक इमेजिनेशन, उसे एक्सपीरियंस करना, उसको क्रिएट करना, इनिशिएटिव लेके आना, उसके बारे में सोचना, इनोवेशन लेके आना, दैट इज़ एन आर्ट। आर्ट एक स्किलफुल है, आर्ट इज़ अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है जिसमें एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ायर और रिजल्ट, जिसमें साथ हम डिज़ायर रिजल्ट को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। द इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज गिवन बिलो। तो जो इवेल्युएशन है मैनेजमेंट की वो एक आर्ट है। कौन कौन सी इवेल्युएशन कर सकते हैं एज एन आर्ट? पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को, जो भी हमारे पास पढ़ी हुई थ्योरेटिकल नॉलेज है उसमें एग्जिस्ट करके देखना, फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करना, पर्सनली उसे अप्लाई करना, फिर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के बेसिस के ऊपर हमने उसको लेके आना। तो ये हमारी जो है यहाँ पे नेचर की बात की जा रही है। नाउ गो टू द 20th क्वेश्चन, दैट इज धर्म एज अ वेल नोन बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग। धर्म एक वेल नोन बिजनेसमैन है जो कि पब्लिशिंग की फील्ड में है। ही नोज द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस थ्रू हिज ऑन एजुकेशन in business management and his team of certified management consultant। तो ही ऑन्स द सक्सेस, वो अपने सक्सेस जो है बिजनेस की वो देख रहे हैं ताकि वो अपने खुद की एजुकेशन जो है बिजनेस मैनेजमेंट में लेके आए, और टीम जो भी उनके पास सर्टिफाई है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के साथ। So therefore he decides to send both his children दांशु एंड दामिनी, उनके जो है उसने ये डिसाइड किया कि जो उसके दोनों बच्चे हैं वो अब्रॉड जाएंगे टू एक्वायर डिग्री, वो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री को एक्वायर करने के लिए इन देयर इंडिविजुअल एरिया, अपने इंडिविजुअल एरियाज़ में एक्सपर्टिज्म के लिए। सो उसने ये फील किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में देयर इज़ मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट में एक तरह से एज अ डिसिप्लिन के लिए उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए, बट स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन फॉर सर्टेन रीज़न। कुछ रीजंस के कारण उसने ये सोचा या उसे ये लगता है कि ये एक जो है प्रोफेशन पूरी तरह से नहीं है। सो एक्सप्लेन द रीज़न बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसिडर मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। उसने कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण उसने ये कंसिडर किया कि ये एक डिसिप्लिन है।
द सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसमें उसने फुल फ्लैज प्रोफेशन नहीं बोला। सो धर्म कंसीडर मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ थ्योरीज, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी थेरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में, जिसके साथ हम जो है एक्सपर्ट्स बनते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनती है, फॉर्मुलेट करती है। ये टफ है बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ओवरऑल वर्ल्ड में एक सेपरेट सब्जेक्ट को स्टडी करना। तो किस तरह से वो एग्जामिन कर रहा है? सो मैनेजमेंट जो है नॉट कंसिडर टू बी फुल फ्लेज प्रोफेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज भी हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी हैं। नेक्स्ट इज 21st, कार्तिक ज्वाइंस अ गवर्नमेंट फैक्ट्री एज अ प्लांट सुपरवाइजर इन लखनऊ। कार्तिक ने ज्वाइन किया एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में एज अ प्लांट सुपरवाइजर इन लखनऊ, जो कि लखनऊ में एक प्लांट सुपरवाइजर है। एंड ही ऑब्जर्व, इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो सम वर्कर्स का आउटपुट है, कुछ वर्कर्स का जो आउटपुट है वो लो है एज कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड सेट। जितने भी स्टैंडर्ड सेट हैं उससे रिलेटेड कुछ लोगों का जो काम है वो लो है। इस परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड सेट से कम है। उसने जब उसे एनालाइजिंग किया द रीज़न फॉर द सेम, उसका रीज़न ये था, ही फाइंड्स आउट दैट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द वर्कर इज़ वेस्टेड इन गेटिंग द रिक्वेस्टेड मटीरियल। कि उसने ये फाइंड किया बहुत सारा टाइम जो है वर्कर वेस्ट कर देते हैं रिक्वेस्टेड मटीरियल के ऊपर को पाने के लिए, जो कि उनके लिए स्टोर्स फ्रॉम द स्टोर्स, ये उनके लिए एक स्टोर करने का इशू है। वेयर एज ऑन आस्किंग द स्टोर कीपर कंप्लेन, जिसके कारण स्टोर कीपर जो है वो पूछने पे कंप्लेन करता है कि देयर इज़ नो हार्मनी इन द वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज अ होल, कि वो उस ढंग से नहीं काम कर रहा है जिस तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होना चाहिए। Every day the worker approach him at the least minute to procure different kinds of thread, laces, mirrors, buttons। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें जो है गारमेंट फैक्ट्री में जो है वो देखी जा रही हैं। तो इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्टोर, अगर वो स्टोर में अवेलेबल नहीं है, देन ही हैज़ टू प्लेस एन ऑर्डर, वो परचेज ऑफिसर को ऑर्डर देने के लिए बोल देता है, जिसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारा टाइम लग जाता है, वर्कर को वेस्ट टाइम, मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है जब तक सामान नहीं आता है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीगेट द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए मतलब इंक्रीग्रेट करना पड़ता है। सो कार्तिक इंश्योर्स दैट द स्टोर कीपर इज़ इन्फॉर्म्ड वेल 3 days इन एडवांस। तो कार्तिक ने ये बोला गया कि स्टोर कीपर 3 दिन पहले ही बता दे एडवांस में कि जिस सामान की ज़रूरत है जो ख़त्म हो गया है उसके बारे में। कॉन्सिक्वेंटली जिसके रिजल्ट में क्या होएगा, स्टोर कीपर इज़ एबल टू कीप द मटीरियल रेडी, और वो वर्कर के लिए मटीरियल सुबह ही रेडी रखेगा एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग में जो भी उसे रिक्वायरमेंट होएगी। सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी क्वालिटी यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, आइडेंटिफाई की जा रही है, उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है, जिसके कारण वो करेक्टिव मेजर्स को कंट्रोल कर पाए। एंड स्टेट वेरीफाई करना उसको ब्रीफली हमने ये बताना है, 2 पॉइंट्स में हाईलाइट करना है कि इस क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। सो देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन है क्वालिटी जो कार्तिक जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी कंपनी में, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो करेक्टिव मेजर के साथ कंट्रोल कर पाए अपने वर्कर्स के आउटपुट को। क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सारे एफर्ट जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के वो डिवर्स नीड के अकॉर्डिंग उसमें फुलफिल करती है और यूनिटी ऑफ एक्शन को दिखाती है, ताकि एक कॉमन गोल को परस्यूट कर सके, अचीव कर सके। 2 पॉइंट्स कौन सी हैं? पहला कि उसमें ग्रोथ होती है एंड फंक्शनल डिफरेंशिएट होता है। नेक्स्ट इज श्रीधर्स फादर इज वर्किंग एज अ सेक्शन इंचार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस।
श्रीधर फादर जो है वो सेक्शन इंचार्ज के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। हमने आइडेंटिफाई करना है लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जिसमें ही इज़ वर्किंग, जिसमें वो काम कर रहे हैं। एंड स्टेट इन 5 फंक्शन, कोई भी 5 फंक्शन हमने यहाँ पे बताने हैं जो हर लेवल के ऊपर किए जा रहे हैं। तो श्रीधर जो है यहाँ पे हर सेक्शन में मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह काम कर रहा है, तो वो लोअर लेवल का काम है। तो कौन से 5 काम होंगे? पहले, ही हैज़ टू डायरेक्टिवली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, उसे अपने सारे वर्कर्स के काम को देखना पड़ेगा क्योंकि वो सुपरवाइज़र है। ठीक है, लोअर लेवल के ऊपर सुपरविजरी लेवल हो गया। एंड उसमें ये सर्व करना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा वर्कर का और मिडल लेवल के साथ भी। और उसे सफिशिएंट अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की देखनी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा और आउटपुट की क्वालिटी को देखना पड़ेगा। और उसे ये भी गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी वर्कर्स को, अलग अलग जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। एंड ही हैज़ टू इंश्योर डैट, उसे इस चीज़ के लिए भी इंश्योर करना पड़ेगा कि गुड वर्किंग कंडीशन जो है वो वर्कर को प्रोवाइड की जाए वर्कर्स को। ओके, नाउ गो टू द 13th क्वेश्चन। गीतिका इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। गीतिका एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रही है। वन ऑफ हर की फंक्शन, उसका एक की फंक्शन रिलेट कर रहा है इस चीज़ के साथ कि वो फॉर्मुलेट करे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द बैंक, जो भी बैंक में स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं। हमने आइडेंटिफाई करने हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसमें जो है वो काम कर रही है एंड स्टेट एनी 3 अदर फंक्शन, साथ में जो परफॉर्म किए जाते हैं इसमें वो अदर फंक्शंस वो भी हमने बताने हैं। गीतिका टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। 3 फंक्शन कौन से हैं? वो रिस्पॉन्सिबल है सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ के लिए और जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके लिए भी। एंड शी हैज़ टू कोऑर्डिनेट, और उसकी ये भी एक्टिविटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ ताकि वो कॉमन गोल को क्या करे, अचीव करे। नेक्स्ट इज 24th, अरुंधति हैज़ अ प्रमोटेड टू पोस्ट ऑफ मार्केटिंग डिवीज़न। वो मार्केटिंग डिवीज़न की पोस्ट के ऊपर उसे प्रमोट किया गया है जो कि हेड है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में। हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे है जिसमें वो वर्किंग कर रही है एंड उसके 4 फंक्शंस भी बताने हैं। सो जो अनुदति है वो वर्क कर रही है मिडल लेवल के ऊपर। उसके 4 काम ये है। सबसे पहला, वो अपने डिपार्टमेंट में हैज़ द नेसेसरी स्टाफ, उसे ये देखना पड़ेगा कि उसके डिपार्टमेंट में जो स्टाफ की ज़रूरत है वो है। सेकंड चीज़ ये है कि उसने असाइन करनी है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को। तीसरी चीज़ ये है कि उसने लोगों को मोटिवेट करना है अपने डिपार्टमेंट में ताकि डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। फोर्थ ये है कि वो अपने डिपार्टमेंट में जो भी वो डिसीज़न ले रही है उस हिसाब से उसे दूसरे वाले डिपार्टमेंट्स में कॉपरेट भी करना पड़ेगा ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली क्या करे, रन करे। आगे 25th इज भुवन argues that management is required in all kind of organization। जो भुवन है उसने ये डिसाइड किया या ये आर्गू कर रहा है जो मैनेजमेंट है वो हर काइंड के ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। जहाँ पे दूसरी तरफ जो पीयूष है वो ये फील कर रहा है मैनेजमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल। हु इज़ करेक्ट? तो हमने बताना है यहाँ पे कौन करेक्ट है। तो यहाँ पे भुवन वो करेक्ट है क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रिवेसिव एक्टिविटी है, प्रिवेसिव नेचर की होती है, तो जो हर लेवल हर काइंड के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होती है। 26th, मोहन हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फोरमैन। मोहन एक पोस्ट ऑफ फोरमैन की, जो फोरमैन की पोस्ट है वहाँ से रिटायर हुआ फैक्ट्री में। एट व्हाट लेवल? वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है? सुपरविजरी लेवल। आगे, सोनू निगम द फेमस प्लेबैक सिंगर ऑलवेज स्पेंड्स टाइम फॉर प्रैक्टिस एंड एड्स हिज क्रिएटिविटी इन हिज सिंगिंग। सोनू निगम एक फेमस
जो है वो प्ले बैक सिंगर है, जो पे अपना ज़्यादातर टाइम प्रैक्टिस में और अपनी क्रिएटिविटी सिंगिंग में दिखाने के लिए यूज़ करता है। सोनू निगम की तरह जो राजीव मैनेजर है वो हेडलाइन लिमिटेड का, वो क्या करता है, वो अपनी क्रिएटिविटी प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में दिखाता है डिफरेंट सिचुएशंस में अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो खुश हैं, सेटिस्फाइंग हैं। हर हिज हैप्पी डे एवरी डे रिवॉर्ड एम्प्लॉय, वो अपने हर दिन जो अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देता है उनकी पंचुअलिटी के लिए, इफ़िशिएंसी के लिए। हमने यहाँ पे नेचर बताना है मैनेजमेंट का कौन सा है और उसके कौन से 2 एस्पेक्ट्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। थर्ड ये है कि उसकी कौन सी वैल्यूज़ जहाँ पे दिखाई जा रही हैं। नेचर उसका है, मैनेजमेंट एक आर्ट है ये। सेकंड 2 एस्पेक्ट क्या है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। तो ये उसके दूसरे 2 एस्पेक्ट्स हो गए नेचर के। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को उसके डिसिप्लिन के लिए, पंचुअलिटी के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, एक गुड एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है दिखा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देकर। नेक्स्ट इज वुवन लिमिटेड, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपना टारगेट फिक्स किया कि वो 100 गारमेंट्स एक मंथ में एस्टिमेटेड 200 रुपीज़ पर गारमेंट के ऊपर प्रोड्यूस करेगा। मोहन एक वर्कर है जो कि डबल शिफ्ट में काम कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है अराउंड 150 गारमेंट। वो एक 150 गारमेंट को लगभग मैन्युफैक्चर कर रहा है। बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट, अगर एस्टिमेटेड देखें उसकी कॉस्ट 230 पर गारमेंट के ऊपर पड़ रही है। दूसरे हाथ में एक रवि है, अनदर वर्कर है जो कि कॉस्ट एंड हैंडल कर रहा है रिसोर्सेज को वेरी केयरफुली, और वो 90 गारमेंट्स को बना रहा है और उसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो 190 रुपये बन रही है एक गारमेंट के ऊपर। तो जो थर्ड वर्कर है वो मेंटेन कर रहा है बैलेंस एंड अचीव कर रहा है टारगेट को 100 गारमेंट्स का, और उसकी कॉस्ट भी टोटल 200 ही पड़ रही है। तो हमने आइडेंटिफाई करनी है क्वालिटी जो पोस्ट की जा रही है रवि मोहन एंड दोनों के ऊपर, एंड व्हाट दे आर लैकिंग, यहाँ पे उसकी किस चीज़ की कमी है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी इज पोस्ट बाय थर्ड वर्कर, कौन सी क्वालिटी थर्ड पर्सन की यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड विच वर्कर इज प्रेफर बाय द मैनेजमेंट, किस वर्कर को मैनेजमेंट प्रेफर करेगी। मोहन वो इफिशेंट, मोहन जो है वो इफेक्टिव है बट ही लैक्स इफिशिएंसी, लेकिन उसमें इफिशिएंसी नहीं है, वेस्टेज ज़्यादा कर रहा है। सो रवि इज इफिशिएंट बट हिज लैक इफेक्टिवनेस, वो इफिशिएंट है बट वो इफेक्टिवनेस नहीं है, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट उसके ऊपर लगा रहा है इसलिए। थर्ड एम्प्लॉय जो है वो इफिशिएंट भी है एंड इफेक्टिव भी है। सो मैनेजमेंट जो किसको प्रेफर करेगी, थर्ड वर्कर को करेगी, क्योंकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर रहा है और वो इंसिस्ट किया जा रहा है इफिशिएंटली इफेक्टिवली दोनों तरह से काम कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड, अल्फा लिमिटेड का एक मैनेजमेंट वो इंस्टॉल करिए स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट को, ताकि वो रिसाइकल कर पाए वेस्ट को डंपिंग करने की बजाय, मतलब ग्राउंड में वो खोदने, मतलब मिट्टी खोदने में वहाँ पे उसको भरने की बजाय डंप करने में से वो क्या इंसिस्ट करिए कि प्लांट को रिसाइकिल किया जाए। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये लोकल रेजिडेंट्स के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रही है एक तरह से। सो कंपनी स्टार्टेड आ स्कूल, वो एक स्कूल स्टार्ट करना चाहती है नियरली फॉर अ स्टूडेंट, बच्चों के लिए, ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ के। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिखाया जा रहा है कंपनी का। एंड सेकंड कोट में जो है कोड लाइंस फ्रॉम द वर्ब पैरा विच इंडिकेट्स दोज ऑब्जेक्टिव, कौन से ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जा रहा है, हमने ये बताना है। सेकेंडली पहला सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव दिखाया जा रहा है, क्योंकि इंस्टॉल्ड रिसाइकल, वो प्लांट को रिसाइकल करिए, ये सोशल है। तो पर्सनल क्या है, पर्सनल ये है कि स्टार्टेड आ स्कूल फॉर चिल्ड्रन, वो बच्चों के स्टडी के लिए, एम्प्लॉयज़ के बच्चों की स्टडी के लिए स्कूल भी खोल रहे हैं, तो वो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th,
Directors of Woven Limited assigned the task of implementing the plan and policies framed by the board to all the departmental heads. Departmental head appointed supervisors, superintendent, executives, etc., so that work can be assigned to the worker as per the plan. Supervisor kept a check on worker as per the plan. तो ये डायरेक्टर हैं वुवन लिमिटेड के, उन्होंने एक टास्क को असाइन किया इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या इम्प्लीमेंट किए? प्लान एंड पॉलिसीज़ को फ्रेम्ड बाय द बोर्ड की तरफ से जो फ्रेम किए गए थे। ऑल द डिपार्टमेंटल हेड की तरफ से। सो डिपार्टमेंटल हेड कौन से अपॉइंट किए गए थे? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव। सो दैट जो वर्कर हैं वो असाइन किए गए, वर्क जो है वर्कर्स को असाइन किया जाए प्लान्स की तरफ। जो भी प्लान किया गया है सुपरवाइजर की तरफ से उसको चेकआउट करने के लिए प्लान के अकॉर्डिंग। सो आइडेंटिफाई करना है हमने फीचर, यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा हाईलाइट हो रहा है, और एक्सप्लेन दैट फीचर, उस फीचर को एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है फीचर एज अ ग्रुप एक्टिविटी, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। आप बता सकते हो कि ये किस तरह से है, क्योंकि सभी जो है एक साथ मिलके काम कर रहे हैं पॉलिसीज़ को, तभी हम टास्क को अचीव करेंगे। जब ये सारे जो हेड जो अपॉइंट किए गए हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी की तरह काम करेंगे। सो इस तरह से नाउ यहाँ तक हमारे जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट हम रीडअप करेंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड यू शुड रीड इट केयरफुली एंड नेक्स्ट जो है वो आपके इस हिसाब से हम करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।